हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत सूजी से होती है, जो फिलहाल अभी एक नोवेल पढ़ रही होती है और ये नोवेल उसकी क्लासमेट ने ही लिखी होती है। सूजी की क्लासमेट उससे बहुत ही ज्यादा जेलस होती है, इसलिए उसने अपने आप को तो फीमेल लीड बनाया होता है और सूजी को नोवेल की बुरी वाली फीमेल कैरेक्टर बना दिया होता है। सूजी को इस बात पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। देखो जरा उसकी हिम्मत, खुद को तो विनर बना लिया और मुझे लूजर। और एक ऐसी बुरी लड़की जो किसी और के यार को छीनती है और बुरे काम करती है। आखिर में उसके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा होता है। उसने मुझे ऐसा कैरेक्टर कैसे बनाया? रुको जरा, मैं उसे अभी सबक सिखा कर आती हूँ। वो मुझे ऐसा बुरा कैरेक्टर कैसे बना सकती है? वो इस बारे में अपनी क्लासमेट से पूछने जा रही होती है, लेकिन तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है, जिसके बाद वो गिर जाती है और डायरेक्ट नोवेल के अंदर पहुँच जाती है और उस नोवेल की वही बुरी वाली फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर बन जाती है। यहाँ पर सूजी बेहोश पड़ी होती है। कुछ औरतें उसे देखकर बातें कर रही होती है। ये कैप्टन चिन की वाइफ है, लेकिन बहुत ही ज्यादा बेकार लड़की है। जब कैप्टन चिन घर नहीं होते तो ये अपने लवर से मिलने के लिए जाती है। इवन उसका और कैप्टन चिन का तो पहले से ही एक बेबी भी है, लेकिन वो इतनी जल्दी वापस से प्रेग्नेंट हो गई है, जबकि शादी के सिर्फ 3 साल हुए हैं। पता नहीं ये बच्चा कैप्टन चिन का होगा भी या नहीं, कहीं किसी और का ना हो। ये बोलकर वो सूजी के ऊपर हंसे जा रहे होते हैं। सूजी को भी ये सारी बातें सुनाई दे रही होती है। तभी उसकी नींद खुल जाती है और सोचती है आखिर मेरे सर में इतना ज्यादा दर्द क्यों हो रहा है। और वहाँ की चीजें देखकर वो समझ जाती है कि वो नोवेल के अंदर आ गई है, इसलिए वो काफी ज्यादा शौक हो जाती है। तभी वो सामने से एक बंदे को आते हुए देखती है और यही कैप्टन चिन होता है, यानी कि सूजी का हस्बैंड। सूजी उसे देखकर सोच रही होती है, अरे वाह ये तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। जैसे ही वो उसके पास आता है तो वो उसे पहचान जाती है। ये तो मेरा सीनियर है ना, और ये वही बंदा है जिसे मेरी क्लासमेट लिन परस्यू कर रही थी 4 सालों से। तो क्या आप ये भी मेरी तरह नोवेल में आ चुका है? चिन तो सूजी का हाथ पकड़ लेता है और सूजी उसे टच कर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। इसके मसल्स तो कमाल के हैं। चिन उसका हाथ पकड़ कर बोलता है, यहाँ पर कोई तुम्हारा सीनियर नहीं है, इसलिए तुम शांति से इस बच्चे को बोल होने दो। और डिवोर्स के बारे में तो सोचना भी मत, क्योंकि उसके लिए तो मैं कभी भी हाँ नहीं बोलने वाला। ये सुनकर सूजी तो शौक हो जाती है, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? चिन बोलता है हाँ, और ये बच्चा ना मेरा है। सूजी सोचती है इसका मतलब मैं सच में अपनी क्लासमेट की लिखी हुई उस बेकार वाली टॉर्चर नोवेल में आ चुकी हूँ। और जिस सीनियर को वो इतना ज्यादा पसंद करती थी कहानी में, उसने उसे मेरे लिए लिखा हुआ है। वो इसी बारे में सोच रही होती है। तभी चिन गुस्से में उसे पूछने लग जाता है, तुम मेरी बातें सुन भी रही हो या नहीं? बोलती है, क्या तुम सच बोल रहे हो? मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरा एक बेबी है। चिन बोलता, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? देखो जरा मेरे सामने ना ये सब एक्टिंग मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी शहर नहीं जाने देने वाला हूँ। सूजी बोलती, आखिर मैं शहर क्यों जाना चाहूंगी? तभी वहाँ पर कैप्टन चिन का कलीग आ जाता है। वो बताता है, मैं आपकी बेटी शाओ को लेकर आ गया हूँ। इसके बाद चिन जल्दी से अपनी बेटी शाओ को लेकर आ जाता है। उसे सोचने लग जाती है, क्या ये मेरी और चिन की बेटी शाओ है? लेकिन नोवेल की स्टोरी के हिसाब से मैं तो इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, उल्टा मैं इससे नफरत करती हूँ। और नोवेल के हिसाब से ओरिजिनल सूजी ने मिंग्यू को फंसाने की कोशिश की थी, पर उसका प्लान खराब हो गया था और उस रूम में गलती से कैप्टन चिन आ गया था, जिसके बाद दोनों को ही फोर्सफुली शादी करनी पड़ गई। इसलिए सूजी चिन को पसंद नहीं करती थी और ना ही अपनी बच्ची को। सूजी नोवेल की कहानी के बारे में सोच रही होती है, मेरी क्लासमेट लिन तो मुझसे नफरत करती है, लेकिन इसके बदले में वो मेरी बेबी को कैसे सफर करवा सकती है। सूजी तो बड़े अच्छे से शाओ को अपने पास बुलाने लग जाती है, तो जल्दी से आओ और मोम को हक करो। ये देखकर चिन तो शौक हो जाता है, इसे क्या हो गया है? पहले तो ये कभी शाओ की तरफ देखती भी नहीं थी। सर में चोट लगने के बाद कोई इतना ज्यादा बदल जाता है, या फिर ये कोई नया रास्ता निकाल रही है यहाँ से भागने का? शाओ को रोता हुआ देखकर सूजी पूछने लग जाती है, इसे क्या हो गया है? बोलता है, ये भूखी है और तुम्हें इसे दूध पिलाने की जरूरत है। ये सुनकर सूजी तो शौक हो जाती है और चिन सोच रहा होता है, अगर ये एक्टिंग कर रही होगी ना, ये शाओ को बिल्कुल भी दूध नहीं पिलाएगी, क्योंकि इससे पहले भी इसने कभी शाओ को दूध पिलाया ही नहीं है। लेकिन सूजी तो शाओ को दूध पिलाने के लिए मान जाती है और बोलती है, इसे तुम मुझे दो और तुम जाओ यहाँ से। जिसके बाद चिन उसे सूजी को दे देता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फिर रुक कर बोलता है, मुझे ना तुम पर जरा भी यकीन नहीं है, तुम शाओ को चोट पहुँचा दोगे, इसलिए मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला।
इसके बाद सूजी दूसरी तरफ फेस कर शाओ को दूध पिला देती है और बोलती है हो गया। वो पूछता है क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। सूजी बहुत ज्यादा एम्बेरेस होने लग जाती है और बोलती है दर्द नहीं हो रहा। वो बोलता है क्या तुम्हारे सर की चोट में दर्द हो रहा है। वो बोलती है अच्छा तो तुम इस बारे में पूछ रहे थे, और मन में सोचती है ये कितना ज्यादा एम्बेरेसिंग है ना, और बोलती है चलो यहाँ से घर चलते हैं क्योंकि मुझे हॉस्पिटल की स्मेल ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। हॉस्पिटल में बहुत सारे जम्स भी होते हैं और शाओ अभी छोटी है तो ये बहुत ही जल्दी बीमार हो जाएगी। फिर उसकी बातें सुनकर शौक हो जाता है और बोलता है रुको जरा, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ, वो तुम्हारा चेकअप कर लेंगे और बता देंगे कि हम लोग चल सकते हैं या नहीं। डॉक्टर सूजी को चेकअप करने के बाद बताता है वो बिल्कुल ठीक है और उसका बेबी भी, बस घर पर जाकर आपको उसका ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद ये लोग जब हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं तो सूजी को तो ठंडी लग रही होती है। विचिन अचानक से उसे अपने कोट से कवर कर देता है। सूजी तो ये देखकर हैरान रह जाती है और सोचती है वैसे तो ये सच में बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, लेकिन सपोर्टिंग कैरेक्टर थोड़ी ना मेल लीड बनने लायक है। उसके बाद सूजी चिन के साथ उसके घर पर आ जाती है। घर की ऐसी हालत देखकर वो शौक हो जाती है और समझ जाती है कहानी के हिसाब से मैं चीन से दूर जाने के लिए इस घर से भाग गई थी। तभी बीच रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया था और फिर मैं हॉस्पिटल में पहुंच गई थी। जिसके बाद चिन शाओ को सूजी को पकड़ा देता है और फिर घर के काम करने के लिए चला जाता है। सूजी को बोलता है तुम इसे पकड़ कर खड़ी मत रहो, थोड़ा सा आराम कर लो। सूजी सोचती है ये तो कितना ज्यादा हार्ड वर्किंग है और साथ ही साथ हैंडसम भी है, इसे तो घर के काम भी करने आते हैं, इसके अंदर तो कोई भी कमी नहीं है, मैं तो बहुत ही ज्यादा लकी हूँ जो मुझे ये मिला है। जिसके बाद वो शाओ के साथ खेलने लग जाती है और उसके माथे पर बर्थ मार्क देखकर वो चिन को बुलाकर इस बारे में पूछने लग जाती है। वो बताता मैंने डॉक्टर से पूछा था इसका बर्थ मार्क कभी ठीक नहीं हो सकता क्या। सूची मन में सोचती है मैं इसे ठीक करूंगी। फिर वो यहाँ शाओ के साथ खेलने लग जाती है। चिन उसे ऐसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। इसके बाद जब वो अपने काम पर जाने के लिए निकलता है तो वो सूजी को मिस करते हुए उसकी फोटो देखकर उसे याद कर रहा होता है। उसका फ्रेंड उसे बोलता है भाभी तुझे कितना ज्यादा परेशान करती है तो तू उसे डिवोर्स क्यों नहीं ले लेता, वैसे भी तुम दोनों को फोर्स किया गया था ना शादी के लिए, और तुझे तो इतनी सारी लड़कियां पसंद करती है तो आखिर तू उसके चक्कर में क्यों पड़ा हुआ है। चिन बोलता वापिस से ये बात मत करना, मैं उसके साथ ना बहुत ही खुश हूँ। उसके बाद चिन जब घर पर आता है तो वो सूजी के लिए खाना लेकर आया होता है। सूजी तो इतना अच्छा खाना देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और जल्दी जल्दी खाने लग जाती है और पेट भरने के बाद बोलती है अब मेरा हो गया है। जिसके बाद चिन भी उसी की चॉपस्टिक से खाने लग जाता है। ये देखकर सूजी तो शौक हो जाती है और सोचती है ऐसे तो हमारी किस हो गई ना। खाना खाने के बाद वो बोलता है ठीक है फिर मैं वापस अपने काम पर जा रहा हूँ और तुम अपना ध्यान रखना, बाहर कर्फ्यू है इसलिए बाहर नहीं जाना। सूजी उसके जाने के बाद बोलती रह जाती है मैं कौन से यहाँ से भागना चाहती हूँ। ये अभी भी सोच रहा है क्या मैं भागने का प्लान बना रही हूँ, आखिर मैं इस लड़की की तरह स्टूपिड थोड़ी हूँ जो इतने अच्छे पति को छोड़कर जाऊंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब चिन घर पर वापस आता है तो वो सूजी को शाओ के साथ घर पर देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अभी सूजी सपने में सीनियर बोलने लग जाती है। ये सुनकर चिन याद करता है पहले सूजी उसके ऊपर कितना ज्यादा चिल्लाया करती थी। इवन सूजी ने उसे कहा था कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, मैं बस अपने सीनियर मिंग्यू को पसंद करती हूँ। मुझे मजबूर किया गया है तुमसे शादी करने के लिए और कुछ भी नहीं, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। ये बोलकर वो घर से चली जाती है। ये सब याद कर कर चिन सोचने लग जाता है क्या वो मिंग्यू इतना ज्यादा अच्छा है जो तुम उसे अभी भी याद कर रही हो, भूलो मत कि तुम मेरी वाइफ हो। ये बोलकर वो उसे नींद में किस करने लग जाता है और उसे बोलता अब हमारे 2 बच्चे होने वाले हैं इसलिए तुम मुझे ऐसे छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती हो। तभी शाओ आवाज करने लग जाती है तो चिन जल्दी से जाकर उसे उठा लेता है और बोलता है चलो मॉम को सोने देते हैं। सूजी तो सपने में अपने आप को चिन के साथ रोमांस करते हुए देख रही होती है। तभी वो जाग जाती है और सोचती है मैं ऐसा सपना कैसे देख सकती हूँ, लगता है मैंने सपने की वजह से लिप्स को बाइट कर लिया है। इतने में सूजी को बाहर औरतों की आवाज आती है बात करने की। जिसके बाद वो अपनी विंडो से झांककर उन लोगों को देखने लग जाती है। यहाँ पर काम करते हुए सूजी के बारे में ही चुगलियां कर रही होती हैं। ये लड़की तो 12 बजे तक सोती रहती है, ना घर का काम करती है और ना ही बच्चों को संभालती है। कैप्टन चिन तो अपना काम करने के बाद घर आने के बाद कपड़े तक धोता है। इवन उसे तो सारा घर का काम भी करना पड़ता है। वो कितना ज्यादा बदनसीब है ना, उसे ऐसी लेजी वाइफ मिली है। उस लड़की का कैरेक्टर तो ठीक नहीं है,
और वो कैप्टन चिन को चीट कर रही है। पता नहीं किसके बच्चे की मॉम बनने वाली है। सूजी को अपने बारे में ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो घर के बाहर आ जाती है इन लोगों के सामने। उसे देखकर ये लोग तो बिल्कुल चुप ही हो जाते हैं और बोलते हैं आज तो तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी उठ गई हो। वो बोलती है अगर मैं जल्दी नहीं उठती तो मुझे आप लोगों की बातें कैसे सुनाई देती। आप लोग मेरे बारे में क्या क्या बातें कर रहे थे। ये लोग बोलते हैं हम लोगों तो बस ऐसे ही आपस में बात कर रहे थे। सूजी बोलती हाँ आप लोग मेरे घर के सामने बातें कर रहे थे। ऑफ कोर्स है कि मेरे लिए ही बातें कर रहे होंगे ना, लेकिन अब मैं बाहर आ गई हूँ तो आप लोग चुप क्यों हो गए हो। आप क्यों नहीं बातें कर रहे हो। तभी एक लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो सूजी पर चिल्लाने लग जाती है हाँ हम तुम्हारे बारे में बातें कर रहे थे और हमने जो भी बातें की है ना वो एकदम सच है। तुम्हारा कैरेक्टर बिल्कुल भी ठीक नहीं है और तुम कैप्टन चिन को ना चीट कर रही हो तो हम उनकी साइड क्यों नहीं ले सकते। और यहाँ पर हर कोई तुम्हारी असलियत कुछ जानता है तो तुम किस बात पर झगड़ा कर रही हो। वो बोलती अगर आप लोगों को लगता है कि मैं कैप्टन चिन को चीट कर रही हूँ तो क्या आप लोगों के पास कोई सबूत है मेरी चीटिंग का। आप लोगों ने देखा है अपनी आंखों से क्या मैं किसी मैन के साथ गेस्ट हाउस में गई हूँ या फिर मैं किसी मैन के साथ फ्लर्ट कर रही हूँ। अगर नहीं देखा तो आप लोग ये सब मेरे बारे में कैसे बोल रहे हैं जबकि आप लोगों के पास कोई एविडेंस ही नहीं है। वो चिल्लाकर बोलने लग जाती है किसने कहा कि मेरे पास एविडेंस नहीं है। मैंने लोगों को बातें करते हुए सुना है कि तुम एक चोर भी हो जो कि लोगों की चीजें चुराती है। और हाँ हम ये भी जानते हैं तुम किसी मैन से मिलने के लिए शहर में जाने की कोशिश करती हो। कैप्टन चिन से छुप कर सूजी मन में सोचने लग जाती है आखिर इस बारे में इन लोगों को कैसे पता चला और बोलती है अगर आप लोग मेरे ऊपर झूठा चोरी का इल्जाम लगा रहे हो तो ठीक है मैं जाकर पुलिस को बोलती हूँ। वो लोग इस बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे और सच का पता लगाएंगे। ये सुनते ही बाकी लेडीज सूजी को मना करने लग जाती हैं। तुम्हें इन्वेस्टिगेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं है। सूजी बोलती अब मैं अपने आप को सही प्रूफ करने की कोशिश तो करूंगी ही ना। जब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी तो सच सभी को पता लग जाएगा। अगर मेरा नाम क्लियर नहीं हुआ तो आप लोग मेरा और कैप्टन चिन का रिश्ता खराब कर दोगे। सोचो अगर आप मिलिट्री मैरिज को तोड़ोगे तो आप कितने बड़े क्राइम में फंस जाओगे। इसके बाद वो औरतें डर जाती हैं और बोलती है ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, इस मामले को हम यहीं पर खत्म करते हैं और डर की मारी वहाँ से भाग जाती हैं। इधर सूजी यहाँ पर अपने पैसों को काउंट कर रही होती है और सोचती है स्टोरी के हिसाब से कैप्टन चिन हर महीने अपने सारे पैसे सूजी को दे दिया करता था, लेकिन ये लड़की तो सारी उसके पैसे उड़ा चुकी है। बस ये थोड़े से पैसे ही बचे हुए हैं। सच में इस लड़की ने ना मेरी पूरी इमेज की धज्जियां उड़ा रखी है। नेबर्स भी मेरी बुराई कर रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं चल सकता है। मुझे पैसे कमाने के बारे में सोचना ही होगा और खर्च करने के बारे में कम सोचना होगा। नेक्स्ट सीन में चिन अपने काम से घर आया होता है और वो अपनी बेटी शाओ के साथ खेल रहा होता है। तभी उसे घर के अंदर से धुआं आता हुआ दिखता है। जिसके बाद वो जल्दी से सूजी के पास जाता है और उससे पूछता है तुम ये क्या कर रही हो। वो बताती है मैं हमारे लिए ना डिनर बना रही थी। बोलता है पहले तो तुमने कभी खाना नहीं बनाया। वो बोलती है मैंने सोच लिया है कि अब मैं तुम्हारे साथ एक अच्छी लाइफ बिताऊंगी और ना मैं बहुत ही ज्यादा सीरियस हूँ। चिन बोलता है देखो ये सब कहानी बनाकर ये मत सोच लेना कि मैं तुम्हें शहर जाने दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो बोलती है मैं ना ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ। मैं तुम्हें बताती हूँ जब से मेरे सर में चोट लगी है तो मुझे काफी सारी चीजें समझ में आ गई है। जब से मुझे होश आया है मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मेरा रीबोर्न हुआ है, इसलिए अब मैं पूरी तरीके से बदल चुकी हूँ और मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि तुम, मैं और शाओ और हमारा आने वाला बेबी रियल फैमिली हैं, इसलिए आगे भी हम लोग एक अच्छे परिवार की तरह रहेंगे। वो बोलता है तुम्हारी आईडी ना मेरे ऑफिस में रखी है, देखो तुम यहाँ से नहीं भाग पाओगी। ये सुनकर सूजी तो हंसने लग जाती है, मतलब इसे अभी भी मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ और वो गुस्सा होकर साइड होने का बोलकर वहाँ से चली जाती है। रात में सूजी सोच रही होती है हम दोनों के हमेशा झगड़े होते रहते हैं, लेकिन बच्चों को देखकर लगता है कि हमारे रोमांस का रिश्ता बड़ा अच्छा चल रहा है। ये सोचकर सूजी तो स्माइल करने लग जाती है और अपने आप को समझाती है ये क्या, मैं ये सब क्या सोच रही हूँ। आखिर हम दोनों कोल्ड वॉर में हैं, अगर वो मुझे टच करने भी आएगा ना तो मैं उसे किक मारूंगी। इतने में सूजी देखती है कि चिन भी शावर लेकर बाहर आया हुआ है। उसे ऐसे देखकर वो जल्दी से बेड पर जाकर लेट जाती है और बोलती है कि मुझे नींद आ रही है इसलिए मैं सोने के लिए जा रही हूँ, तुम जल्दी से लाइट ऑफ कर दो। जिसके बाद वो भी जाकर लेट जाता है और उसे बोलता है तुम अपनी साइड की लाइट ऑफ कर दो।
जिसके बाद वो काफी ज्यादा एम्बेरस फील करते हुए जल्दी से लाइट बंद कर देती है। जिसके बाद जिन सूजी का नाम लेने लग जाता है, लेकिन वो सुन ही नहीं रही होती। वो उसे बोलता है, आज तुम बोल रही थी कि तुम मेरे साथ एक अच्छी लाइफ बिताना चाहती हो, तो क्या तुम सच बोल रही थी? जल्दी से उठ जाती है और बोलती है, बिल्कुल मैं सच बोल रही थी। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो मैं कसम भी खा सकती हूँ। अगर मैंने कसम तोड़ी ना तो फिर मेरे ऊपर बिजली गिर जाएगी। वो जल्दी से उसका मुंह बंद कर देता है और बोलता है, कसम खाने के अलावा कोई और तरीके से मुझे प्रूफ कर दिखाओ। ये बोलकर वो उसे किस करने लग जाता है। तभी वो उसे बीच में रोक देती है और बोलती है, हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ। जिसके बाद वो चुपचाप लेट जाता है। तभी सूजी उसकी गाल पर किस कर बोलने लग जाती है, मैं सच में सीरियस हूँ। मैं जानती हूँ कि हम दोनों के बीच में पहले बहुत सारी प्रॉब्लम रही है, लेकिन अब हमारे पास दो बेबीज हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि हम दोनों चेंज होने की कोशिश तो कर सकते हैं ना, एक अच्छी लाइफ बिताने के लिए। ऐसा बोलकर वो सोने के लिए चली जाती है। नेक्स्ट डे चिन का फ्रेंड शाओ को लेकर घर आया होता है। वो उसे सूची को देते वक्त उसे समझा रहा होता है, अगर मुझे कभी पता चला ना तुमने मेरे फ्रेंड कैप्टन चिन को धोखा दिया है तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और शाओ का भी अच्छे से ख्याल रखना और इस बेचारी के साथ कुछ गलत मत करना। सूजी मन में सोच रही होती है, ये तो सच में चिन का बहुत ही अच्छा दोस्त है। और बोलती है, तुम फिक्र मत करो, मैं कभी उसके साथ कुछ गलत नहीं करने वाली हूँ, तुम जाओ अपना काम करो। तभी एक सूजी नाम की औरत उससे आकर बातें करने लग जाती है, आज तुम्हारे घर में क्या अच्छा खाना पीना है। सूजी को नोबल की वजह से पता होता है ये ना बहुत ही ज्यादा खराब लेडी है, इसने हमेशा सूजी का फायदा उठाया है, उसके घर के खाने पीने की चीजों का इस्तेमाल किया है, लेकिन उसी के बारे में र्यूमर फैलाई हैं। इवन भागने के लिए भी इसने ही उसे प्रवोक किया था। सूजी समझ जाती है इस औरत से ना दूर रहना ही बेहतर होगा, इसलिए वो जल्दी से अपने घर के अंदर आ जाती है और दरवाजा भी बंद कर लेती है और उसे अंदर नहीं आने देती। मिली को तो शौक लग जाता है, ये स्टूपिड लड़की अचानक से इतनी ज्यादा चालाक कैसे हो गई और ये अचानक से ऐसे कैसे बदल गई, ये तो मुझे घर में ले लेती थी ना। रात में चिन जैसे ही घर पर आता है तो वो देखता है सूजी शाओ को लेकर सो रही है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन तभी उसकी आवाज सुनकर सूजी जाग जाती है। वो बोलता है, कहीं मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया है ना? सूजी बोलती है, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद वो नींदों में ही उससे बातें करने लग जाती है और उसे बोलती है, कल मुझे सिटी में जाना है और मार्केट में जाकर कुछ चीजें खरीदनी है, तो प्लीज अपने फ्रेंड को मेरे पीछे मत लगाना। मैं अकेले जाकर कुछ चीजें खरीद कर आ जाऊंगी और प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कहीं नहीं भागने वाली। मैंने तुम्हें कहा है ना कि मैं तुम्हारे साथ एक अच्छी लाइफ बिताना चाहती हूँ और जो मैं बोलती हूँ ना वो करती भी हूँ। और तुम फिक्र मत करो, मैं सुबह जाऊंगी और दोपहर तक वापिस आ जाऊंगी। चिन बोलता है, ठीक है, मैं लास्ट बार फिर से तुम पर यकीन कर रहा हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही सूजी मार्केट जाने के लिए निकल रही होती है। तभी वो उसे एक्स्ट्रा पैसे देता है। वो बोलती है, तुम तो मुझे पहले ही अपनी सारी सैलरी दे देते हो ना, ये कौन से पैसे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझसे पैसे छुपा कर रखते हो? वो बोलता है, ऐसा नहीं है, ये तो बस मेरा रिवॉर्ड है, जो न्यू ईयर के टाइम पर मैंने काम किया था ना उसी के पैसे हैं। अभी सूजी टाइम देखती है और बोलती है, मुझे बहुत ही ज्यादा लेट हो रहा है, मुझे जाकर बस भी पकड़नी है। फिर भागने लग जाती है, लेकिन अचानक से रुककर बोलती है, अगर मेरा पति मुझसे पैसे छुपाएगा भी ना तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं तुमसे इस बात पर झगड़ने वाली भी नहीं हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही चिन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्या वो मुझे हस्बैंड बोलकर गई है? के बाद वो शाओ को बोलता है, सुना तुम्हारी मॉम ने मुझे क्या कहा? सूजी जैसे ही बस में चढ़ती है तो सारी सीटों पर लोग बैठे हुए होते हैं। यहाँ पर वो तीनों लेडीज भी बैठी हुई होती है जिनके साथ सूजी का झगड़ा हो गया होता है। में से एक लेडी सूजी को सीट देने के लिए बोल रही होती है, ये लड़की ना प्रेग्नेंट है, इसलिए हमें उसे बैठने देना चाहिए। लेकिन जो लेडी सूजी से कुछ ज्यादा ही चिढ़ती थी वो बोलती है, मैं उठूंगी नहीं, लेकिन फिर भी वो सूजी के लिए उठ जाती है और पीछे जाकर बैठ जाती है। के बाद सूजी के बाजू में जो औरत बैठी होती है वो बोलती है, तुम उस पर ना गुस्सा मत होना, वो बस चिड़चिड़ी सी है, गुस्से वाली है, लेकिन दिल की साफ है। जरूर तुम दोनों के बीच में कोई गलतफहमी हो गई है, अगर तुम दोनों बातें करोगे ना तो समझ आएगा कि कोई भी बुरा नहीं है। उसके बाद सूजी पीछे मुड़कर उस लेडी को शुक्रिया अदा करने लग जाती है। अभी अचानक से ब्रेक लगती है तो सभी लोग गिरने लग जाते हैं। सूजी के बाजू में बैठी हुई लेडी उसकी फिक्र करने लग जाती है, तुम ठीक तो हो ना? अभी वो अपने गाल पे से हाथ हटा लेती है। सूजी उनका निशान देख लेती है। अभी वो लेडी अपने गाल पर हाथ रखकर बोलती है, कहीं तुम मेरी वजह से डर तो नहीं गई हो ना? सूजी उस निशान को देखकर पहचान जाती है कि वो क्या है।
बोलती है जरूर ये आपको बचपन से होगा ना। तो लेडी बताती है हाँ, और इसी निशान की वजह से मेरी शादी भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन अभी फिलहाल जो मेरा हस्बैंड है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, उसे तो इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मैं चाहती हूँ कि ये चीज ठीक हो जाए, लेकिन शायद ऐसी कोई क्रीम ही नहीं है, और अगर होगी भी तो शायद बहुत ही ज्यादा महंगी होगी, जिसे हमारी खरीदने की औकात भी नहीं है। सूजी सोचती है वैसे भी मैं मार्केट में हर्ब्स लेने के लिए जा रही थी ताकि मैं शाओ के बर्थ मार्क का निशान ठीक कर सकूं, तो उससे तो इनका भी निशान ठीक हो जाएगा ना। तो वो उस लेडी को बताने लग जाती है मेरे पास एक व्हाइटनिंग क्रीम की ना रेसिपी है जो मैं अभी बनाने वाली हूँ, उससे आपका ये निशान पूरी तरीके से तो नहीं जाएगा लेकिन बहुत ही ज्यादा हल्का हो जाएगा। उसके बाद वो लेडी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। मैंने सुना है कि तुम मेडिकल स्टूडेंट हो, अभी तो तुम्हें इतना ज्यादा ज्ञान है, लेकिन उस क्रीम को बनाने के लिए तो बहुत ही पैसे लग जाएंगे ना, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। सूची बोलती है बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको बहुत ही सस्ते में दूंगी। वो लेडी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। बाकी लोग भी ये सुन लेते हैं और सूजी को बोलने लग जाते हैं हमें भी ऐसी क्रीम चाहिए ताकि हम भी अपने फेस को व्हाइट कर सके। सूजी बोलती है ठीक है, अगर मेरी क्रीम अच्छी बनी ना तो मैं आप सभी लोगों को दे दूंगी, वो भी बहुत ज्यादा सस्ते में। इसके बाद सूजी मार्केट में आने के बाद बहुत सारे हर्ब्स खरीद लेती है। दुकानदार तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लो कोई तो ऐसा बंदा है जिसे हर्ब्स के बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज है। शॉपिंग करने के बाद सूजी बस से वापस आ रही होती है। इसके बाद सभी लोग बस स्टॉप पर उतरने लग जाते हैं, तभी एक लड़का आकर उस लेडी को बताने लग जाता है आपका बच्चा वहाँ पानी में डूब गया है। ये सभी लोग वहाँ पर जाते हैं, कोई भी उस बच्चे को बचाने के लिए पानी में नहीं जा रहा होता। सूची ये देखकर अकेले ही पानी में कूद जाती है और उस बच्चे को बचाकर बाहर लेकर आ जाती है, और उसके बाद वो उसे होश में लाने की कोशिश करती है। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, फाइनली सूची ने इस बच्चे की जान बचा ली। उसके बाद सूची वहाँ से जा रही होती है, लेकिन तभी वो गिरने वाली होती है, पर चिन वहाँ पर पहुँच जाता है और सूची को पकड़ लेता है। सूजी को याद आता है कि उसका सीनियर भी बिल्कुल उसी की तरह ही दिखता है। फिर वही लेडी आकर उसे बताने लग जाती है कैप्टन चिन आपकी वाइफ ने सिस्टर गुशी के बच्चे को बचाया है, देखो जरा इनके पूरे कपड़े भीग गए हैं और ये प्रेग्नेंट भी है, आपको इन्हें जल्दी से घर लेकर जाना चाहिए ताकि इन्हें सर्दी ना लग जाए। चिन को तो सूजी की बहुत ही ज्यादा फिक्र होने लग जाती है और घर पर लाने के बाद उसे बोलता है तुम जल्दी से अपने कपड़े चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लेकर आता हूँ। अभी वो उसे रोककर तुरंत किस करने लग जाती है। फिर चैन नोटिस करता है कि सूजी के तो पूरे कपड़े ही भीग गए हैं, तो वो उसे समझाने लग जाता है मैं जानता हूँ तुम एक मेडिकल स्टूडेंट हो, तुम्हें लोगों की जान बचाना पसंद है और मैं तुम्हें उसके लिए नहीं रोकूंगा, लेकिन कम से कम तुम्हें खुद का ख्याल तो रखना चाहिए था ना, और तुम्हारे आने वाले बेबी के लिए भी। वो बोलती है ठीक है, मैं वादा करती हूँ आगे से मैं ख्याल रखूंगी। जिसके बाद वो कपड़े चेंज कर लेती है और ये इसके लिए काढ़ा लेकर आ जाता है। सूजी बोलती है मुझे एक कड़वी चीज पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो बोलता है इसे पियोगी तभी तो ठीक होगी ना। सूजी उस गर्म ग्लास को पकड़ लेती है, उसका हाथ जल जाता है तो वो जल्दी से उसके हाथ पर फूंक मारने लग जाता है। सूजी ये देखकर खुश हो जाती है। वो बोलता है रुको मैं अभी इस काढ़े को ठंडा कर देता हूँ। फिर वो उसे फूंक मारकर ठंडा करने लग जाता है। उसके कहने पर सूजी उस काढ़े को पूरा पी लेती है। इतने में बाहर से एक लेडी की आवाज आती है और वो बताती है कि वो शाओ को लेकर आई है और साथ ही वो जड़ी बूटियां भी लेकर आती है जो सूजी बस में ही रख कर चली गई थी। सूजी शाओ को हक करने लग जाती है, चिनू से समझाने लग जाता है तुम सुन रही हो ना, अगली बार अपने आप को ऐसे रिस्क में नहीं डालोगी। वो बोलती है ठीक है हस्बैंड मैं समझ रही हूँ। ये सुनकर चिन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और सूजी को किस करने लग जाता है और फिर बोलता है चलो मैं जल्दी से शाओ के लिए पाउडर वाला दूध बना देता हूँ। नेक्स्ट सीन में सूजी बाहर बैठकर धूप खा रही होती है। अभी वहाँ पर वही लेडी मिली आ जाती है। एक्चुअली में वो सूजी को भड़काने के लिए आई होती है। वो बोलती है मैंने सुना तुमने किसी बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगा दिया पानी में कूदकर, देखो इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, कोई भी तुम्हें बचाने वाला नहीं था, तुम्हें पहले अपने बारे में सोचना चाहिए। सूची बोलती है मैंने उस वक्त सिर्फ ये देखा कि मुझे किसी की जान बचानी है और आपके कहने का क्या मतलब है मैं उस बच्चे को मरने देती। वो आंटी तो तुरंत ही पलट जाती है अरे मेरे कहने का ये मतलब थोड़ी था, वैसे तुम नई ड्रेस खरीद कर लाई हो ना, मैंने देखा था तुम स्टोर में गई थी ड्रेस खरीदने के लिए। सूजी मन में सोचती है इसे सब कुछ पता चल जाता है। ये लेडी यहाँ पर सूजी की मुर्गी को देखते हुए बात करने लग जाती है इसका चिकन सूप बनेगा तो कितना अच्छा लगेगा ना। तभी मुर्गी सुन लेती है। उसके बाद वो मुर्गी चोट से मारकर उस लेडी को सबक सिखाने लग जाती है। वो लेडी तो डर की मारी वहाँ से भाग जाती है।
ये देखकर सूजी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है और अपनी मुर्गी को बोलती है, तुमने ना आज बहुत ही अच्छा काम किया है। इतने में यहाँ पर सूजी से मिलने के लिए वो लेडी आई होती है जिसकी बच्चे की जान सूजी ने बचाई होती है। उसका सूजी के साथ झगड़ा भी हुआ था। यहाँ पर वो उसे माफी मांग कर बोल रही होती है, मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। मुझे तुम्हारे बारे में वो सारे र्यूमर्स नहीं फैलाने चाहिए थे। देखो तुम ये सारे गिफ्ट ले लो और अगर तुम इन्हें एक्सेप्ट नहीं करने वाली हो और तुम्हें बुरा लग रहा है तो तुम मुझे मार सकती हो या फिर तुम मुझे जितना मर्जी काम करने के लिए दे सकती हो। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। सूजी बोलती है, अगर मैंने आपको स्लेव बनाने की कोशिश की ना फिर मुझे जेल हो जाएगी। वैसे भी आप मेरी सिस्टर इन लो हो, हम एक ही जगह पर रहते हैं और ऊपर से पड़ोसी भी हैं, तो एक दूसरे की हेल्प करना हमारी जिम्मेदारी है। तो मैंने बस आपकी हेल्प की है और कुछ भी नहीं। हो सकता है फ्यूचर में आप भी मेरे काम आओ और अगर हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। ये लेडी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, सच में तुम कितनी ज्यादा अच्छी हो, लेकिन मैंने तुम्हें कितने गलत तरीके से ट्रीट किया। सूजी बोलती है, जो पास में हुआ है ना उसे हमें भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, एक दूसरे को माफ कर कर। तो लेडी बोलती है, तुम ना बिल्कुल सही बोल रही हो और अपने उगाए हुए वेजिटेबल सूजी को देने लग जाती है और बोलती है, प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लो नहीं तो मुझे बुरा लग जाएगा। सूजी भी उन्हें ले लेती है और बोलती है, ये सब्जियां तो कितनी ज्यादा फ्रेश लग रही हैं। तो लेडी बताती है, ये मैंने अपने खुद की यार्ड में उगाए हैं। सूजी तो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। आप लोगों को तो खुद के लिए वेजिटेबल्स उगाना भी आता है, मुझे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आता है। वो लेडी बोलती है, ये सब तो आसान होता है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। उसके बाद वो लेडी तो सूजी के लिए काम भी करने लग जाती है। सूजी उनसे पूछने लग जाती है, वैसे आपने मेरे बारे में जो अफवाह सुनी थी वो किससे सुनी थी। वो लेडी बताती है, उसी मिली से। सूजी उसे बता देती है, मेरा उस मिली के साथ ना कोई अच्छा कनेक्शन नहीं है, पर वो तो मेरे घर का सारा सामान भी इस्तेमाल करती है, इसके बावजूद भी वो मेरे बारे में झूठे रूमर फैला रही है। ये लेडी बोलती है, फिर तो वो बहुत ही ज्यादा गलत कर रही है, तुम्हारी इमेज खराब कर रही है। मैं अभी जाती हूँ और उसे मजा चखाती हूँ। सूजी उसे रोक देती है और बोलती है, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, क्योंकि अगर आप अभी उनके सामने जाओगी ना तो भी वो मानेगी नहीं। मेरे पास एक अच्छा प्लान है उसकी असलियत सबके सामने लाने का। फिर वो लेडी वहाँ से जाने लगती है तो सूजी उन्हें अपने घर से मशरूम का सूप ला कर देती है और बोलती है, आप इसे लेकर जाओ और अपने बच्चों को ना जरूर पिलाना, उसकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। पर याद रखना किसी बासी मत करना, वरना तो मशरूम जहरीले हो जाएंगे। वो लेडी सूजी को शुक्रिया बोलकर सूप को घर लेकर जाती है। उसका बेटा तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी से दोनों खाने लग जाते हैं। चिन भी यहाँ पर घर पर पहुँच जाता है। सूजी उसके लिए जल्दी से नूडल्स वाला वही मशरूम का सूप लेकर आती है और बोलती है, तुम्हें भूख लगी होगी ना, चलो जल्दी से खाना खा लो। चिन तो शौक हो जाता है, क्या ये तुमने खुद अपने हाथों से बनाया है? सूजी बोलती है, बिल्कुल। जिसके बाद वो खाने लग जाता है और सोच रहा होता है, इसने मुझे कहा था कि ये मेरे साथ एक अच्छी लाइफ गुजारना चाहती है। सूजी उसे बोलती है, मैं ना अपने यार्ड में वेजिटेबल्स उगाना चाहती हूँ और आज मैंने अपने पड़ोस की एक लेडी की भी हेल्प ली थी। वो बोलता है, क्या सच में तुम वेजिटेबल्स उगाना चाहती हो और मुर्गी पालना चाहती हो? सूजी बोलती, हाँ, क्या मैं ये कर सकती हूँ? वो बोलता है, बिल्कुल कर सकती हो। अगली बार कोई भी काम होगा ना मुझे बता देना, मैं छुट्टियों में कर दिया करूँगा। तुम्हें दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। सूजी बोलती है, वैसे भी हमारा आंगन इतना बड़ा है कि हम बहुत सारी सब्जियाँ उगा सकते हैं और अब से हम लोग भी फ्रेश वेजिटेबल्स ही खाएंगे। साथ में सूजी और चिन सोने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन वो उसे रोक देती है और बोलती है, बस इंतजार करो, अभी हम एक मजेदार शो देखने वाले हैं। अभी कुछ लेडीज बाहर आ जाती है और उनका दरवाजा खटखटाने लग जाती है। मिली का जो बेटा है ना उसकी तबीयत खराब हो गई है, शायद उसे फूड पॉइजनिंग हो गई है। तुम्हें तो मेडिसिन की काफी ज्यादा नॉलेज है ना, तो तुम चल कर देख लो, हॉस्पिटल यहाँ से काफी ज्यादा दूर है। सूजी मान जाती है। चिन बोलते, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। जिसके बाद ये लोग मिली के घर पहुंच जाते हैं। सूजी उसे पूछती है, तुम्हारे बेटे ने क्या क्या खाया था मुझे बताओ। उसके बाद वो अपने घर में बनी हुई डिश के नाम लेती है और उसे मशरूम वाली डिश के बारे में भी बताने वाली होती है, लेकिन चुप हो जाती है और कुछ तो नहीं खाया है। सूजी बोलती है, इन सबसे फूड पॉइजनिंग नहीं हो सकती, जरूर आप कुछ छुपा रही हैं। जब तक आप मुझे सच नहीं बताओगी तो मैं इसका इलाज कैसे करूँगी? और अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। चिन भी सूजी को लेकर वहाँ से जा रहा होता है। बाकी लेडीज मिली को समझाने लग जाती है, क्या तुम अपने बेटे को मारना चाहती हो? तुम सूजी को कुछ सही से बता नहीं रही हो और हॉस्पिटल यहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर है, तुम्हारा बेटा तो ऐसे बच नहीं पाएगा। जिसके बाद मिली उसे सच बता देती है, मेरे बेटे ने मशरूम की डिश खाई थी, उसके बाद से ये पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। सूजी उसे वही डिश लाने के लिए बोलती है। उसके बाद वो अपना नीडल निकालकर उस बच्चे का इलाज करने लग जाती है।
जिसके बाद वो बच्चा ठीक हो जाता है और सूजी सभी लोगों को बता देती है कि लेडी जरूर इस मशरूम को चुरा कर लेकर आई है, तभी तो वो इस बारे में बता नहीं रही थी। लेकिन वो लेडी इस बात को मान ही नहीं रही होती। तभी सब लोग बोलने लग जाते हैं, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हारी असलियत हम सबको पता लग गई है और ये भी पता लग गया है कि यहाँ पर चोर कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। और सूजी मिली को बोल देती है, दोबारा आपको ना मेरे घर पर आने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो अपने पति के साथ अपने घर चली जाती है। लोगों के जाते ही ये सारी लेडीज भी मिली के घर से बाहर आ जाती है और सूजी के बारे में बात करने लग जाते हैं। सूजी का तो अपने पति के साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता है, तो मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ कितना ज्यादा खुश है। लेकिन मिली ने तो हमें सब कुछ झूठ बताया था। सूजी तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की है, इवन वो तो लोगों की हेल्प भी करती है। दूसरी तरफ चिन और सूजी भी घर की तरफ जा रहे होते हैं। चिन उससे पूछता है, क्या तुम्हारा ये सब कुछ प्लान था मिली के साथ करने का? सूजी बोलती है, अगर मैं सामने से उसकी असलियत सभी को बताती तो वो इतनी आसानी से नहीं मानती। लेकिन अब सभी ने अपनी आंखों से देख लिया है कि वो कैसी है। अब उसके झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कोई भी उस पर यकीन नहीं करने वाला है। चिन बोलता है, पहले तो तुम्हारा उस मिली के साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता था ना? सूजी बोलती है, वो तो पुरानी बात थी। मैंने तुम्हें कहा था ना, जब से मेरे सर पर चोट लगी है मेरी अकल ठिकाने पर आ गई है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा रीबर्थ हो गया है और मुझे काफी सारी चीजें समझ भी आ गई है। मैंने सोच लिया है कि मैं तुम्हारे साथ एक अच्छी लाइफ बिताने वाली हूँ, तो मैं ये सब पूरा करूँगी। ये सुनकर चिन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और सूजी का हाथ पकड़ता है। रात में जब दोनों सोने के लिए लेटते हैं तो सूजी तो बहुत ही ज्यादा नर्वस फील कर रही होती है, आखिर इतने हैंडसम बंदे के साथ हूँ। लेकिन चिन तो सूजी के साथ कुछ नहीं करता और बोलता है, तुम्हें क्या हो गया है? अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो मुझे बता दो। जिसके बाद सूजी सो जाती है। दूसरी तरफ लिन को दिखाया जाता है, जो कि सूजी की क्लासमेट होती है और वो अपनी इस नोवेल के अंदर आ जाती है। वो भी फीमेल लीड बनी होती है और सोचती है, आखिर मैं यहाँ पर क्यों आ गई? तभी उसे यहाँ की चीजें देखकर समझ में आ जाता है कि वो अपनी खुद की नोवेल में आ गई है। लेकिन उसे एहसास होता है कि उसने तो ऐसी स्टोरी लिखी नहीं थी। मैं तो एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ ना, मुझे तो मेल लीड मिंग के साथ होना चाहिए था। लेकिन तभी उसे आसपास के लोगों से पता चलता है कि मिंग तो उसे डंप कर चला गया है, इसलिए वो वहाँ पर काम कर रही है। ये सोचते ही तुरंत ही वो मिंग को रोकने के लिए जाती है और बोलती है, तुम कितने ज्यादा जालिम हो, तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए थे, आखिर तुम मुझे फैक्ट्री में काम करने के लिए छोड़कर कैसे जा सकते हो? मैं यहाँ पर एक मेडिकल स्टूडेंट बनने के लिए आई थी। वो बोलता है, तुम्हारे लिए कोटा खत्म हो चुका है। वो बोलती है, अगर तुम मुझे साथ नहीं लेकर जाओगे ना तो मैं तुम्हारे बारे में सबको बता दूंगी। तुम्हें क्या लगता है किसी को इस बारे में नहीं पता कि तुमने ही सूजी को ड्रग देने की कोशिश की थी? सूजी ने जो ड्रग खरीदा था वो तो नकली था। सब तुम्हारी प्लानिंग थी कि तुम सूजी को ड्रग देकर उसे अपने साथ रूम में लेकर जाना चाहते थे, लेकिन मैंने जानबूझकर सूजी को दूसरे रूम में भेज दिया था और वहाँ पर कैप्टन चिन को भी भेज दिया था, ताकि मैं तुम्हें एहसास दिला सकूं। जिस लड़की को फंसाने के लिए तुम पीछे पड़े हो, मैं उसे तुम्हारा नहीं होने दूंगी। और अब तो वो किसी और की हो चुकी है। अगर तुमने अब मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं यहाँ पर सारे लोगों को तुम्हारी असलियत के बारे में बता दूंगी। ये सुनकर वो तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और लिन को साथ ले जाने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट डे चिन अपने काम पर जाने के लिए निकल रहा होता है। सूजी भी अपनी बेटी को नर्सरी में छोड़ने के लिए जाने के लिए निकल रही होती है। सूजी उसे बोल दिया, तुम फिक्र मत करो, मैं शाओ को लेकर चली जाऊंगी, तुम अपने काम पर जाओ। चिन मान जाता है, जिसके बाद सूजी उसे गुड बाय कर देती है। उसके बाद वो अपनी बेटी शाओ को लेकर स्कूल तक पहुंचती है। यहाँ पर एक और लेडी जो सूजी से अच्छे से बात कर रही होती है, जैसे ही वो शाओ के चेहरे पर बर्थमार्क देखती है तो उसकी बेइज्जती करने लग जाती है। ये कैसा गंदा सा निशान है, तुम जैसे लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। क्या तुम अपनी बच्ची को यहाँ पर भेजकर सारे बच्चों को डराना चाहती हो? सूजी बोलती है, तो मेरी बेटी के बारे में ऐसे गलत मत बोलो, उल्टा मेरी बेटी तो बड़ी होने के बाद बहुत ही ज्यादा सुंदर बनेगी। तुम अपना देखो, पता नहीं तुम्हारा बेटा क्या करने वाला है। उस लेडी को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। क्या तुम्हें मालूम भी है मेरा हस्बैंड कौन है? वो बहुत ही अच्छी कंपनी में ना एम्प्लॉय है। उसके बाद ये लोग तो हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं, शायद तुम्हें नहीं पता होगा कि सूजी का पति कौन है, वो कैप्टन चिन है। जिसके बाद वो लेडी सूजी से माफी मांगती है, क्योंकि वो कैप्टन चिन से पंगा नहीं लेना चाहती थी। सूजी बाकी लेडीज को बोलती है, शाओ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं उसे घर लेकर जा रही हूँ। इस बारे में आप लोग टीचर को बता देना। घर आने के बाद वो शाओ के लिए क्रीम बनाने लग जाती है, जिसके बाद वो उसके सर पर उस क्रीम को लगाकर उसके बर्थमार्क के निशान को कम करने लग जाती है। इसके बाद वो अपने आसपास की औरतों को बुलाकर उन्हें भी इस क्रीम को लगाकर दिखाती है। ये क्रीम ना बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। सभी लोगों को वो क्रीम इतनी ज्यादा पसंद आती है कि सभी लोग सूजी से उस क्रीम को खरीद लेते हैं और सूजी भी बहुत ज्यादा सस्ते में उस क्रीम को बेच देती है, जिससे वो बहुत सारे पैसे भी कमा लेती
देती है। जैसे ही जिन रात में घर पर आता है तो वो उसे पूछता है ये सारे पैसे कहाँ से आए। वो उसे बताती है मैंने खुद कमाए हैं, अपनी खुद की क्रीम बनाकर बेची है। इसके बाद वो सारे पैसे चिन को दे देती है और बोलती है मुझे अच्छे से मालूम है तुम बड़ी मुश्किलों से घर को चला पाते होंगे, वैसे भी लास्ट टाइम तुमने अपने सारे पैसे मुझे दे दिए थे, इसलिए ये सारे पैसे तुम रख लो। ये देखकर चिन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, पहली बार है किसी लड़की ने मुझे पैसे दिए हैं। जिसके बाद वो उसे पैसे रिटर्न कर देता है और बोलता है लास्ट टाइम जो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे ना वो मुझे बोनस में मिले थे और मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, उल्टा तुम ये अपने पास ही रखो और खर्च करो, तुम बस खुश रहो, यही मेरे लिए काफी है। ये सुनकर सूजी खुश हो जाती है और चिन को किस कर कर बोलती है ये तुम्हारा रिवॉर्ड है। चिन शावर लेकर आ जाता है, दोनों साथ में बहुत सारी बातें करते हैं। जिसके बाद वो उसे किस करने लग जाता है लेकिन सूजी उसे रोक देती है, अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ इसलिए इससे ज्यादा अब हम कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट डे सूची कहीं जा रही होती है, तभी रास्ते में उसे एक और अंकल मिल जाते हैं जो कि चिन के हेड होते हैं। वो यहाँ पर चल नहीं पा रहे होते क्योंकि उनके पैर में चोट लगी होती है। सूजी उनकी हेल्प करती है और बोलती है आपका जो पैर है ना इसे मैं पूरी तरीके से ठीक कर सकती हूँ। तो वो मान जाते हैं और सूजी उनका पैर ठीक कर देती है। और अंकल तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, तुम्हें तो बहुत ही ज्यादा नॉलेज है। और वो सूजी को ट्रीटमेंट के पैसे दे रहे होते हैं लेकिन सूजी पैसे लेने से मना कर देती है, मैंने अपनी मर्जी से आपका इलाज किया है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। ये ओल्ड मैन तो सोचने लग जाता है पता नहीं कौन लकी ऑफिसर होगा जिसकी ये वाइफ होगी, इतनी ज्यादा स्मार्ट लड़की है ये। रात में चिन जैसे ही घर पर आता है तो सूजी उसे अपने सारे हर्ब्स दिखाने लग जाती है और बोलती है देखो अब मैं बहुत ही सारी क्रीम बनाने वाली हूँ और मैंने सोच कर रखा है कि मैं सिटी में जाकर स्टोर लगाऊंगी और ये सब बेचकर बहुत सारे पैसे कमाऊंगी। चिन तो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है। वो पूछती है तुम्हें क्या हुआ है। वो बोलता है जल्दी यहाँ पर रिसर्च इंस्टीट्यूट के कुछ मेडिकल स्टूडेंट रहने के लिए आने वाले हैं क्योंकि हॉस्टल में जगह की कमी पड़ गई है। वो यहाँ पर रहेंगे और हमें उनकी हेल्प करनी होगी। सूजी बोलती है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है और सोने के लिए चली जाती है। चिन सोच रहा होता है उसके फ्रेंड ने उसे बताया था इन सारे स्टूडेंट में से एक नाम मिंग का भी है जो की और कोई नहीं बल्कि वही बंदा है जिसे सूजी पहले पसंद किया करती थी। इसी बात से वो अपसेट हो जाता है, जरूर सूजी उसी की वजह से खुश हो रही होगी। नेक्स्ट डे चिन काम पर जाने के लिए निकल रहा होता है, तभी सूजी उसे रोक लेती है और जल्दी से उसके लिप पर क्रीम लगा देती है और उसे बताती है ये मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाई है। इसके बाद वो काम पर जाने के लिए निकल जाता है और सूजी के घर पर उसकी वही दो पड़ोसी बेस्ट फ्रेंड आई होती है जो उसे बता रही होती है तुमने जो लास्ट टाइम क्रीम हमें दी थी ना वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, हम और खरीदने के लिए आए हैं। सूजी बोलती है मैं चाहती हूँ कि मैं ज्यादा क्रीम बनाकर सिटी में ले जाकर उसे बेचूं। इसमें मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए थी, आप लोग मेरी क्रीम बनाने में मदद करो क्योंकि अकेले में इतनी ज्यादा क्रीम नहीं बना पाती हूँ। जिसके बाद वो लोग तो खुशी खुशी मान जाते हैं। सूजी बोलती है बदले में मैं आप लोगों को फ्री में क्रीम दिया करूंगी, आपको पैसे तो नहीं दे पाऊंगी पर बदले में जितनी चाहो आप उतनी क्रीम यूज कर सकते हो। सुनकर तो वो दोनों और भी ज्यादा खुश हो जाती हैं। इसके बाद ये दोनों सूजी के साथ मिलकर सारा काम करवा देते हैं। इवन ये दोनों मिलकर सूजी के साथ वेजिटेबल उगाने में भी उसकी हेल्प कर रहे होते हैं। वहाँ पर कुछ लेडीज आती हैं और उसे बताती हैं वो सारे मेडिकल स्टूडेंट्स यहाँ पर रहने के लिए आ गए हैं। ये लोग देखने के लिए जाते हैं कि शहर से कौन लोग आए हैं। सूजी देखती है कि उसकी फ्रेंड लिन भी है। सूजी समझ जाती है यानी कि इसका भी रीबर्थ हो गया है और ये भी नोबल के अंदर आ गई है। और जैसे ही लिन भी सूजी को देखती है तो वो भी समझ जाती है सूजी भी यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन फिर सोचने लग जाती है इस नोबल को तो मैंने लिखा है ना और इसकी फीमेल लीड मैं हूँ। इसके बाद वो सूजी की बेइज्जती करने के लिए बोलने लग जाती है कितनी गंदी स्मेल आ रही है, जरूर ये सूजी तुम में से ही आ रही है। सूजी भी उसे सबक सिखाने के लिए सभी लोगों से पूछने लग जाती है क्या मेरे अंदर से कोई स्मेल आ रही है। वो लोग तो सूजी के साइड होते हैं और बोलते हैं बिल्कुल भी नहीं, हम गाँव वालों में से स्मेल आ रही है तो इन शहर वालों को यहाँ पर रहने की कोई जरूरत ही नहीं है। और उन लोगों को बोल देते हैं अगर आप लोगों को हमसे इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है तो यहाँ पर रहने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग अपने शहर में ही जाओ रहने के लिए। इनका तो मुंह ही बन जाता है क्योंकि सभी लोग उन्हें वहाँ से भगाने लग जाते हैं। उसके क्लासमेट भी उस पर चिल्लाने लग जाते हैं तुमने तो हमारी भी बेइज्जती करा दी है। इसके बाद ये सारी गांव वाली लेडीज इन लोगों को धक्का देने लग जाती है और लिन नीचे गिर जाती है। लिन तो उन लोगों पर चिल्लाने लग जाती है मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, रुको जरा मैं अभी तुम लोगों की कंप्लेन करती हूँ। यहाँ पर वही ओल्ड मैन आ जाते हैं, एक्चुअली में वो जनरल होते हैं। लिन तो उनसे अच्छे से बात करने लग जाती है, आपने मुझे पहचाना? जनरल उसे पहचान लेते हैं, तुम भी मेडिकल स्टूडेंट हो ना, अच्छे से पढ़ाई करो और आगे बढ़ो। लिन उनसे और बात करने जा रही होती है लेकिन जनरल तो उसे भाव ही नहीं
नहीं देता। कैप्टन चिन को आवाज देने लग जाते हैं। जैसे ही चिन वहाँ पर आ जाता है तो जनरल पूछते हैं तुम्हारी वाइफ कहाँ पर है? आज मैं तुम्हारी वाइफ से मिलना चाहता हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है तो क्या हुआ? तभी लिन चिन को देखती है और शॉक हो जाती है। ये तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। अगर मुझे पहले पता होता कि मैं नोबल में आने वाली हूँ तो मैं कभी भी उस सूची को इसके लिए नहीं लिखती। जनरल जैसे ही सूची को देखते हैं तो बोलते हैं तुम भी यहाँ पर हो और उससे बातें करने लग जाते हैं। चिन पूछता है क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? जनरल बताते हैं हाँ, लास्ट टाइम इस लड़की ने मेरी हेल्प की थी, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी है। चिन जनरल को बता देता है ये मेरी वाइफ है। जनरल तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, तुम्हें एक परफेक्ट वाइफ मिली है और तुम दोनों एक दूसरे के लिए एकदम सही हो। बाद जनरल उन दोनों के घर में आ जाते हैं और सूजी फिर से उनका ट्रीटमेंट करती है, जिससे जनरल का पैर और भी ज्यादा ठीक हो जाता है और उसे बोलते हैं तुम ना एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर हो, तुम्हें तो हॉस्पिटल में काम करना चाहिए, मैं तुम्हारी हॉस्पिटल में जॉब लगवा देता हूँ। सूजी बोलती है ये मैं कैसे कर सकती हूँ? जनरल चिन को बोलते हैं तुम इसके लिए क्या बोलते हो? चिन हाँ बोल देता है तो सूजी भी हाँ बोल देती है। जनरल बोलते हैं ये हुई ना बात, अब से तुम हॉस्पिटल में जॉब करोगी। बाहर से लिन भी ये सारी बातें सुन रही होती है और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फीमेल लीड मैं हूँ लेकिन मुझे ही कुछ नहीं मिल रहा है और इसके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। जिसके बाद लिन और मिंग मिलकर इन दोनों के रिश्ते को खराब करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ये लोग अपने प्लान में कामयाब ही नहीं होते। उल्टा सूची और चिन का रिश्ता और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। जिसके बाद लिन एक नया प्लान बनाती है सूची का नाम खराब करने का। अपने सारी क्लासमेट्स की क्रीम ही बदल देती है। जब उन लोगों का चेहरा खराब हो जाता है तो वो सभी यहाँ सूजी पर चिल्लाने लग जाते हैं तुम्हारी वजह से हमारा फेस खराब हो गया है। सूजी प्रूफ कर देती है कि जो क्रीम उन लोगों ने लगाई है वो उसने नहीं दी थी, जरूर इस क्रीम के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। और वो इस बात को भी प्रूफ कर देती है इन सब के पीछे लिन है। इसके बाद सारी क्लासमेट लिन पर चिल्लाने लग जाती है। इसके बाद मिंग सूजी के घर के बाहर झाँक रहा होता है तो सूजी भी उसे सबक सिखाने के लिए चोर चोर बोलकर चिल्लाने लग जाती है। जिसके बाद सभी लेडीज मिलकर उसकी चटनी बना देती है। वो बोलता है अरे मैं तो बस एक स्टूडेंट हूँ और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। जिनको भी एहसास हो जाता है कि सूजी अब पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं है, उसे मिंग में अब कोई दिलचस्पी नहीं है और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। सूजी भी उसके लिए बहुत ज्यादा खुश होती है। इसके बाद ये लोग साथ में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।